जी अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहता हूँ पार्ट 2 में। अच्छा, जो गलतियां फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से हम पार्ट 1 में कर रहे होंगे उनको पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। और एनीवन अदर देन द लेक्चरर्स, अदर देन द प्रोफेसर्स, अदर देन द चेयरमैन, वो तमाम लोग जो अपनी इनपुट डालना चाहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो हमसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। तनकीद अपनी जगह, मगर हमने अब ये बात बतानी होगी लोगों को कि पाकिस्तान का ये जो सिस्टम है, एजुकेशन का सिस्टम, उसके ठीक हुए बगैर आप यकीन जाने पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। हम बहुत रो चुके इन बातों के बारे में कि जी पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और जी पीएमएलएन, नहीं जी, यानी लोगों ने एजुकेशन की दुनिया में करप्शन की वो मिसालें कायम की हैं, वो मिसालें कायम की हैं कि मैं इस वक्त, वही वाली बात है कि इस कमरे में जहां पे आप बैठते हैं, रेगुलर स्टूडेंट बैठता है, वहां 2 एसी लगे हुए। मैं नहीं समझता कि वो एसी कभी चलते हैं या नहीं चलते। इस टेबल की हालत आप देखें कि जो इस टेबल को अगर आप एक बार देखें, ये एग्जैक्टली वही हो रहा है कि जी अगर हम वीसी के रूम में जाएं तो एक गार्ड है, उसका एक बेहतरीन टेबल है, वहां पे लोग हैं, वहां पे लिफ्ट है, और जहां पे बैठ के तदरीसी अमल होना है, जहां से बैठ के बड़े बड़े लोगों ने आने वाले वक्तों में, किसी ने कलेक्टर बनना है, किसी ने डीसी बनना है, किसी ने कोई जॉब करनी है, उन लोगों का आलम यह है। इसका मतलब यह कि बहुत बड़ी करप्शन चल रही है, नॉट ओनली इन द डिपार्टमेंट बट इन द होल यूनिवर्सिटी। वो ये टेबल जो जिस डेट को ये रिकॉर्डिंग हुई है, इसी डेट को मैंने पिक्चर ली है, और इसमें होल कसम से मैंने नहीं किए, मैंने इसमें होल नहीं किए, ये होल ऑलरेडी वहां पर हुए थे। आज जुम्मे का दिन है, फ्राइडे का दिन है, और हमने सेम डे रिकॉर्डिंग की। और मेरी पर्सनालिटी में 2 अहम टीचर्स का अजान हो गए। हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, फिर बात करते हैं। अच्छा जी, अजान हो गई। अच्छा, मैं आपको बताऊं, यूनाइटेड नेशंस जो फॉर्मेशन हुई थी उसकी डेट एक बार कंफर्म कर ली है मैंने, अब मजीद कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें इनको पार्ट वाइज ही देखें, आप किसी भी पार्ट को स्किप मत करें, और इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे, वेदर यू आर इन कराची, वेदर यू आर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इवन इन इंडिया, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट पर प्लस उससे रिलेटेड दीगर सब्जेक्ट्स पर कमांड हासिल कर सकें। तो आपने कोशिश करनी है पार्ट वाइज ही देखें, और जब आपके पास टाइम हो तब आपने प्ले किया, इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, उसको जज किया, और फिर आगे चलते। अच्छा, तो अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस का जो कयाम है, जो फॉर्मेशन है, वो हुई थी। एंड एट दैट टाइम, उस वक्त जो है अराउंड 51 कंट्रीज मौजूद थी जिन्होंने ये सोचा था कि अब हम पीसफुली दुनिया में रहना शुरू करेंगे। तो 51 कंट्रीज ने उस वक्त सोचा था, और अगर हम आज बात करें, ये महीना अक्टूबर ही का है, अक्टूबर ही के महीने में हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और अराउंड 193 कंट्रीज उसके पैनल पे मौजूद हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं आज की तारीख में वो 193 हैं, जिसमें से 2 कंट्रीज को काउंट नहीं किया जाता, यानी 195 कहा जाता है, 2 को कहा जाता है, एक तो वेटिकन सिटी, उसको होली सिटी कहकर उसमें काउंट नहीं करते, और दूसरा हमारे पास फलस्तीन, पैलेस्टाइन है, जिसको काउंट नहीं किया जाता। आप बात कर लेते हैं सॉवरेनिटी की, जो आपको मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स है ना इंटरनेशनल रिलेशंस के। हम पहले इनके अंदर हम आपको उनसे रोशनास करवा रहे हैं, उनके बारे में आगाही दे रहे हैं, ताकि जब कोई आपके सामने वो वर्ड इस्तेमाल करे तो आप ये समझ जाएं कि व्हाट डज ही और शी मीन्स, वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो सॉवरेनिटी, अच्छा जी, सॉवरेन स्टेट क्या होती है, ये हमने पहले बता दिया कि 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने सॉवरेनिटी का जिक्र किया कि जी सॉवरेन स्टेट क्या होती है, या नेशन स्टेट सिस्टम क्या होता है। अब सॉवरेन स्टेट होने के लिए 4 चीजें होना जरूरी है। अगर कोई स्टेट 4 चीजें रखेगी
तो आप उसको सॉवरन स्टेट कहेंगे। अगर वो ये 4 चीजें नहीं मौजूद होंगी तो आप उसको सॉवरन नहीं कहेंगे। नंबर 1, उसकी एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए। सॉवरन स्टेट की जो पॉपुलेशन है दैट हैज टू बी परमानेंट। यानी यहां पर आप जो डिफाइन करने जा रहे हैं कि व्हाट इज अ सॉवरन स्टेट, तो सॉवरन स्टेट होने के लिए 4 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, एक कंट्री की एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए। नंबर 2, डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, कि उसकी टेरिटरी वेल डिफाइन होनी चाहिए। जैसे हमारा एरिया पाकिस्तान का 796096 स्क्वायर किलोमीटर्स है, तो एक डिफाइंड, एक वेल डिफाइंड टेरिटरी है। नंबर 3, उसकी अपनी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो आप उसको एक सॉवरन स्टेट गर्दानेंगे, आप उसको एक सॉवरन स्टेट तस्लीम करेंगे, आप उसको एक सॉवरन स्टेट मानेंगे। अदरवाइज यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट कंट्री एज सॉवरन। और चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि वो दूसरी कंट्रीज के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकती हो, देन यू विल एक्सेप्ट इट एज सॉवरन। तो 4 पॉइंट हमने बता दिए, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड द रिलेशंस। ये 4 पॉइंट्स हैं जो किसी भी मुल्क को सॉवरन स्टेट गर्दानने में मदद आपकी करेंगे। अदरवाइज यू विल नॉट ट्रीट दैट कंट्री एज सॉवरन। अब एग्जांपल ले लेते हैं जी, नेपाल की एग्जांपल अगर हम लें तो नेपाल बना है 1955 में। नेपाल यूएन का मेंबर बना, बट मतलब मैं उसको सॉवरन नहीं ट्रीट कर पा रहा, क्योंकि वो डायरेक्टली अंडर द काइंड कंट्रोल या अंडर द स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑफ इंडिया काम करता है। इसीलिए कर्नल हबीब का केस आपने गूगल करना है कि कर्नल हबीब वो शख्स था जो रिटायरमेंट के बाद जॉब के हवाले से उन्होंने कहीं अप्लाई किया, उन्हें कहीं यूके से मेल्स आई, और फिर उन्हें जो वो उतरे हैं वो नेपाल के हवाई अड्डे पर। उसमें आप डेफिनेटली कर्नल हबीब को भी थोड़ा जिम्मेदार जरूर करार देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि नेपाल एक सॉवरन स्टेट नहीं है। वो अपनी माश के लिए, जबकि पेंशन डेफिनेटली, फिर मैं वही वाली बात करूंगा जो मैं आपको बताता हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के जितने भी प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, दे आर गेटिंग पेंशन। अगेन मुझे कहना पड़ेगा कि दे हैव टू रिकॉर्ड वीडियोस, उसके बगैर तो रिटायरमेंट होनी नहीं चाहिए। और पाकिस्तान के तालीमी निजाम को डिस्ट्रॉय करने में बिलीव मी किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं है। इसको बर्बाद करने में सिटिंग चेयरमैन ऑफ ईच डिपार्टमेंट, नॉट पर्टिकुलरली ऑफ IR, द डीन, the registrar and the VC, they all are equally responsible। क्योंकि VC बनता कौन है? किसी भी डिपार्टमेंट का पहले वो चेयरमैन होता है, बाद में जाके VC बन जाता है। ये हालत तो देखें आप जरा। डिजिटल क्यों नहीं किया जाएगा? छोड़ दें इन बातों को कि मैरिट के ऊपर जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, फॉरगेट इट, भूल जाए इस बात को। आप एक इंसान तो पहले इनपुट सही दें, एक इंसान तो आप पहले माशरे में छोड़ें। मेरी इस पूरी की पूरी IR की जस्तुजू में 2 अहम शख्सियत थी। एक शख्सियत डॉक्टर शेख मुत्ताहिर अहमद मरहूम, और दूसरे डॉक्टर आमिर हमीद, एंड आई लव देम बोथ। दोनों ही इज्जत के काबिल हैं। एक जन्नत में जा चुके हैं, दूसरे चले जाएंगे जन्नत में। मतलब बताने का कि आप लोगों को डेवलप करने वाले बने। बोथ आर रिमार्केबल पर्सनालिटीज, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। काश इन दोनों के लेसन्स आज की तारीख में भी ऑनलाइन हो जाते, बट अनफॉर्चुनेटली कोई इस पे तवज्जो नहीं देता। 2TV टेबल है, इस टेबल को जोड़ने वाला कोई नहीं है। ओनली 2 क्लासरूम आर देयर इन इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट, और उसमें से एक का आलम ये है। और हम क्या मांग रहे हैं? तो खैर कहने का मतलब नेपाल को हम सॉवरन स्टेट तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर इंडिया
इंटरवीन करता है, इंटरफेयर करता है, इंडियन इंटेलिजेंस इंटरफेयर करती है और वो वहां से कर्नल हबीब को लेकर चले जाते हैं और एक ऐसे सफर पे जिससे मैं नहीं समझता कि अब कभी कर्नल हबीब वापस आएंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन मार्क ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ नेपाल। यहां से आप इस बात को समझेंगे कि नेपाल सॉवरेन स्टेट नहीं है। तो सॉवरेनिटी के लिए आप समझ गए कि पॉपुलेशन होनी चाहिए, खुद मुख्तारी, जैसे पहले के जमानों में जो सुप्रीम पावर थी। सॉवरेनिटी को समझने के लिए आप ये समझेंगे कि हु इज द सुप्रीम पावर। जैसे पाकिस्तान के आइन में हमने ये बात कह दी कि हमारे यहां जो सुप्रीम पावर है वो अल्लाह की जात है। इंडिया अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है। तो ये डेमोक्रेसी के ढोल भी आपके सामने बहुत बजाए जाएंगे। ये बात भी आपने समझ ली है कि जब मैं 2002 में मास्टर्स कर रहा था, एट दैट टाइम जितने प्रोफेसर थे, आई डोंट वांट टू नेम देम, मैं उनमें से किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा कि उन लोगों में इतनी सलाहियत नहीं थी कि एट दैट टाइम वो ये बात सोच सकें। यानी मैं उस वक्त एज ए स्टूडेंट ये बात कहता था कि अफगानी कभी भी और पूरा वो हमारे जितने प्रोफेसर हजरात थे वो डंके पीटते थे कि जिस दिन भी इनखला होगा और जिस दिन डेवलपमेंट होगी, ये मैं 2000 की बात कर रहा हूं, जिस दिन भी डेवलपमेंट होगी अफगानिस्तान में तो पूरा का पूरा जो बजरी, सरिया, सीमेंट जाएगा वो पाकिस्तान से जाएगा। चला गया, इंडिया ने बाद में फराहम करना शुरू किया। और ये अब अफगानियों को समझना है कि जिसने आपकी वजह से टोटल लोगों का बोझ बर्दाश्त किया था। इंडिया के साथ तो आपकी टेरिटरी लगती नहीं है कभी भी। चाहे आप वहां से ईरान जाएं, ईरान के बाद वो चैबहार पोर्ट से आप कहें हम इंडिया से रिलेशन बना दें, कभी भी नहीं चलने वो रिलेशनशिप। जब भी मुश्किल आती है तो हम पाकिस्तानी आपका बोझ उठाते हैं। बट ये तीनों ममालिक, मैं आज आपको बताऊं, तीनों ममालिक, क्योंकि एक चीज आप और देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि जी हमें सबसे पहले तस्लीम किसने किया। तो कभी ईरान का नाम आप शायद पढ़ लेंगे, अफगानिस्तान का नाम पढ़ लेंगे। ये जरूर आपने सर्च करना है, ये मैं आपको टास्क दे रहा हूं, आपने सर्च करना है कि किस कंट्री ने हमें, पाकिस्तान को तस्लीम सबसे पहले किया। एंड बिलीव मी, उस तस्लीम करने से कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अगर किसी कंट्री को तस्लीम कर ले मगर बाद में आप उसके खिलाफ हमेशा अंदरूने खाना काम करते रहे। आपने इंडिया को चैबहार पोर्ट बना के दिया, दिस इज अ रियलिटी। इंडिया चैबहार में आज की तारीख में पूरी की पूरी अपनी नेवल सरगर्मियां करता है, जो ईरान की सॉवरेनिटी पे आने वाले वक्तों में भी एक सवाल या निशान बन जाएगा कि ईरान किस हद तक खुद मुख्तार रहेगा, किस हद तक नहीं रहेगा। ये आप देखेंगे। तो पाकिस्तान की बाउंड्रीज जो इन तीन ममालिक से लग रही हैं, जो इन तीन ममालिक से, जिनमें से दो इस्लामी ममालिक हैं डिक्लेयर्ड, यानी जिनकी पॉपुलेशन बेस ही चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो। अफगानिस्तान एक सुन्नी मेजॉरिटी स्टेट है, तब भी वो हमारे फायदे में काम नहीं कर पाती। दूसरी जानिब ईरान एक शिया मेजॉरिटी स्टेट है, वो इंडिया की गोद में जाके बैठ गई है। बुरा लगेगा कुछ लोगों को, बट क्या करें, रियलिटी विल रिमेन सेम। चैबहार पोर्ट को ऑपरेशनल करने की वजह सिर्फ और सिर्फ गवादर पोर्ट को नीचे दिखाना, और कोई रीजन नहीं था। तो ये अब आप सोवरेनिटी को अंडरस्टैंड करेंगे कि द डिफाइंड पॉपुलेशन, परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, वेल डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, वन गवर्नमेंट होनी चाहिए, एंड रिलेशन विद द अदर सॉवरेन स्टेट की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो नेपाल उसमें फेल हो गया। वो एज अ सॉवरेन स्टेट एक शख्स को, एक रिटायर्ड फौजी को आपकी टेरिटरी से उठा के कोई ले जाता है। ऐसे कैसे ले जाता है? वो सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है, जब आप एक सॉवरेन स्टेट नहीं हैं।
यू हैव टू एक्सेप्ट। तो नेपालीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट दे आर नॉट अ सॉवरेन स्टेट। तभी इंडियन RAW विच दे सो कॉल्ड, इसको रॉ ना बोला जाए बल्कि RAW बोला जाए, आपकी टेरिटरी से उठा के एक पाकिस्तानी रिटायर्ड कर्नल को उठा के ले जाते हैं और आप कहते हैं कि वी आर सॉवरेन। तो नेपालीज को यह बात सोचनी पड़ेगी दैट दे आर नॉट सॉवरेन। देयर डिसीजंस एक प्याला लाइक स्ट्रक्चर है, उसको वैसे ही सरेंडर कर देना चाहिए इंडिया के आगे, क्योंकि आज भी वहां से ही लोग, पूरी मईशत उनकी डिपेंड कर रही है। टोटल उनकी मईशत इंडिया पे डिपेंड कर रही है। वहां से लोग जाते हैं, काम करते हैं इंडिया में, बल्कि कई लोग ऐसे हैं जो पर डे बेसिस पे जाते हैं, पर डे बेसिस पर जाते हैं, पर डे बेसिस पर वापस आते हैं, काम करते हैं, दैट्स ऑल। सो द सॉवरेनिटी 1955 में जो नेपाल ने यूएन को ज्वाइन किया, तो यूनाइटेड नेशंस को भी आप देखेंगे कोई इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी साबित नहीं हो पा रही, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो, जबकि इसका बेसिक मकसद में जब हम बताएंगे आगे, तो मेंटेनिंग पीस अमंग द मेंबर कंट्रीज, पीस अमंग वर्ल्ड, ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में लिखा गया है। ये उसकी अहम जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है। बट यूनाइटेड नेशंस कंटिन्यूअसली फेल होती है इन मेंटेनिंग पीस। तो सॉवरेनिटी को आप समझ गए होंगे, खुद मुख्तारी आपके जहन में समझ में आ गई है, नेशन स्टेट सिस्टम आपके जहन में बैठ गया है कि कोई भी नेशन, कोई लसानी ग्रोह जो अपने आप को कौम साबित करना चाहे तो आप फौरन उसको रोकेंगे, फौरन उन दीवारों पर लिखे हुए नारों की नफी करेंगे आप। अगर आप में, मुझे तो आज भी याद है कि जो मेरा एक मास्टर्स में एक थीसिस लिखना होता है, उसको एक कहते हैं एक रिसर्च रिपोर्ट आप लिखेंगे, तो मैंने उसमें लिखा था कि व्हाई एथनो नेशनलिज्म सुपरसीड नेशनलिज्म इन पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान में ये लसानियत जो होते हैं, लसानी ग्रोह, मैं पंजाबी हूं, मैं पठान हूं, मैं शिया हूं, मैं सुन्नी हूं, मैं महाजिर हूं, ये चीजें तजावुज कर जाती हैं। और दूसरी जानिब मैं पाकिस्तानी हूं, वो नीचे चली जाती है। और मैंने वो पहले इंग्लिश में लिखा था। असल में इसमें कुछ चीजें बताई नहीं जाती हैं आपको। इसके लिए आपको माइग्रेशन, कि जब ये इंडो पाक माइग्रेशन हो रही है, तकरीबन 70 लाख से 80 लाख लोग पाकिस्तान से इंडिया गए थे और इतने ही लोग वापस आए थे। ये हिस्ट्री में दर्ज है, यू हैव टू फाइंड आउट। 70 से 80 लाख लोग यहां से वहां गए थे, 70 से 80 लोग वहां से यहां आए थे, ये मौजूद है। उन 70-80 लाख लोगों में से अराउंड 80% पंजाब में आए थे। तो वो उर्दू स्पीकर्स या वो महाजरीन जो पंजाब में आए, वहां पे वो ये जो कहा जाता है कि भाई उन्हें कहा गया और आगे जाओ, नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने बताया ना, कई बार वो खास जहन बैठकर आप में जहर भरने में लगे हुए होते हैं, और वो लॉबी बेस्ड सिस्टम है। वो वजाहत को वैसे भी कभी इंडक्ट नहीं कर सकते, कभी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी को, यानी एक प्रोफेसर हजरात थे, वो गवर्नमेंट के खर्चे पे या हमारे खर्चे पे, हमारी फीसिस पे, मैं कहता हूं मैंने उनके कभी 12 लेक्चर भी पूरे नहीं लिए होंगे। हर वक्त वो बाहर होते थे और अब कहीं पेंशन लेके वो मजे मौज कर रहे होंगे। तो ये बात भी मुझे समझ में नहीं आती कि हाउ समवन कैन सर्वाइव at the expense of University of Karachi and he will not deliver a single lesson online। उनको तो आज भी, जिन साहब का मैं मुखातिब करके बता रहा हूं, उनको तो आज भी थोड़ी सी अगर मतलब इंसान में गैरत हो ना, वो पैसे ड्रॉ करता है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से, तो वो 30 लेसन्स अपनी काबिलियत के, जो डेफिनेटली आप में है, बट आप में शेयरिंग इस केयरिंग का जज्बा नहीं है। आप वो 30-35 लेसन, आपने बहुत रिसर्च पेपर लिखे हैं सर, बट जो बच्चा है ना, उसको पेपर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स चाहिए।
उसको दुनिया में जीने के हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ आईआर फेल हो गया है। एंड नॉट ओनली डिपार्टमेंट ऑफ आईआर, बल्कि कमोबेश हर जो डिपार्टमेंट है वो फेल हुआ है अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर कायदाना सलाहियतें बेदार करने में। ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट वो कभी उनको टेक्नोलॉजी के साथ लिंक ही नहीं कर पाया, उन्हें एक वेबसाइट बेस्ड असाइनमेंट नहीं दे पाया कभी कि भाई गो एंड मेक अ वेबसाइट। असल में इन कोर्सेज के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करने की जरूरत है, उसके बगैर चीजें बेहतर नहीं होंगी। इस पार्ट को यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरफ जाना है। यहां पे आपको बात क्लियर हो गई होगी कि सॉवरेन स्टेट क्या है, नेशन स्टेट सिस्टम क्या है,